जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 16 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 15 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यह जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो यह किरण पब्लिकेशन का है, जिसमें आपका यह गुरु रहमान सर का है। तो हम लोग इसी से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। हालाँकि आपको यदि इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए और वहीं पर आपको PDF जो है आसानी से मिल जाएगा। ये हम लोग का मॉडल सेट है जो 16 है, ठीक। और यदि आपका जो एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है तो आप लोग मास्टर वीडियो पे देखते रहिएगा और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा। और आपका जो विद्यासागर का भी प्रैक्टिस सेट उसको भी हम लोग शुरू कर लेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ से आपका पहला जो प्रश्न है कि आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। देखिए, जब आचार में अति उपसर्ग जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, अत्याचार होगा, ठीक। ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट है। और दूसरा प्रश्न हम लोग का है कि आवट, यहाँ पर देखिए आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है, तो इससे देव प्रत्यय नहीं बना है आपका चिन्ह। यहाँ पर देखिए चिकनाहट जो होता है ये आवट प्रत्यय से नहीं बनाया गया। बाकी जो लिखावट है, थकावट है और सजावट है, ये सभी बना हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो कलेजा फटना इस सब मुहावरे का सही अर्थ होगा असहनीय दुख होना। क्या होगा, असहनीय दुख होना। चलिए चौथा प्रश्न है कि किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। तो इसमें कौन सा क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। देखिए इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग इसको देख लीजिए और इसका कौन सा शुद्ध है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, जो कि आपका कह रहा है कि निराशा की बदली छाया हुई है। क्या है, निराशा की बदली छाया हुई है। तो ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट है। और 5वें नंबर हम लोग का प्रश्न है कि किस क्रमांक का शब्द है यहाँ पर प्र स्तर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए प्र स्तर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका जो उत्पल होगा ये उत्पल, ये प्र स्तर का पर्यायवाची बिल्कुल नहीं है, ठीक। प्र स्तर का पर्यायवाची होता है आपका पाषाण होता है, पाहन होता है, उपल होता है, शिला होता है, आरय होता है, ठीक। चलिए छठा प्रश्न हम लोग का है कि किस क्रमांक में यहाँ पर अवलंब और अविलंब शब्द का युग्म सही यहाँ पर सही अर्थ भेद है। तो अवलंब और यहाँ पर अवलंब और अविलंब में यहाँ पर सही युग्म जो है आपका वह होगा कि सहारा या शीघ्र। क्या होगा, सहारा या शीघ्र होगा, ठीक। ऑप्शन आप लोग ये कर लीजिए। चलिए 7वां प्रश्न हम लोग का है कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कौन सा। तो इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं और इसमें जो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है आप लोग देख लीजिए पहले। और इसका राइट आंसर क्या होगा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। यह जो है क्या है कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 8 नंबर प्रश्न है कि उचित संबोधक से रिक्त स्थान भरिए। देखिए यहाँ पर उचित संबोधक से आपको रिक्त स्थान भरना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए बालक डॉट डॉट की तरफ दे। यहाँ पर देखिए बालक चांद यहाँ पर डॉट डॉट के यहाँ पर की तरफ देख रहा है, यानी कि बालक जो है चांद की तरफ देख रहा है, ठीक। ऑप्शन आपका जो है सी जो है करेक्ट है, ठीक। चलिए यहाँ से हम लोग का 9 नंबर से प्रश्न शुरू होता है अंग्रेजी का। तो मैं अंग्रेजी के प्रश्न को छोड़ दे रहा हूँ और यहाँ से आपका जो है 16 नंबर से प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि बम्बई में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। देखिए यहाँ पर जो मुंबई में कांग्रेस का क्या बोलते हैं अधिवेशन हुआ था, तो इसमें अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो यह अध्यक्षता जो किया गया था WC बनर्जी के द्वारा किया गया था, ठीक। यह कब हुआ था, तो 1885 में। कब हुआ था, 1885 में पहले पूछा गया है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं। देखिए यहाँ पर अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं है, तो ये मद्रास जो था यह अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। चलिए अगला प्रश्न है कि चौथ क्या है। तो देखिए चौथ क्या था, ये पहले की बात है। तो ये जो चौथ था शिवाजी द्वारा पड़ोस राज्यों पर लगाया गया कर था, उसी को चौथ कहा जाता था। देखिए यहाँ पर शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भू संपत्ति कर था। यहाँ पर भू संपत्ति कर था, कर का मतलब टैक्स था, तो उसी को यहाँ पर चौथ कहा जाता था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो दल रहित लोकतंत्र का जो प्रस्ताव है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखा गया था, ठीक। आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। और 20 नंबर प्रश्न है कि ओडिशा के कोणार्क मंदिर के निर्माता थे। देखिए यहाँ पर ओडिशा में जो कोणार्क मंदिर है जो कि सूर्य को समर्पित है, तो इसका जो निर्माण है राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा किया गया था। यह कब किया गया था, तो यह लगभग में आपको 1250 ईस्वी में करवाया गया था, ठीक।
चलिए, इसका जो एक्यूरेट समय नहीं रहता है तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि 45, 55, 51, 52 जो भी रहे 1200 तो आप लोग लगा सकते थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि अमावस्या, यहाँ पर अमावस्या तथा पूर्णिमा के दिन बृहत ज्वार भाटा की घटना घटित होती है, क्योंकि उन दिनों क्या होता है, देख लीजिए। उन दिनों आपका सूर्य जो होता है पृथ्वी तथा चंद्रमा सरल रेखा में होती है, तो ज्वार भाटा आता है। ठीक, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 22 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। देखिए यहाँ पर भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी, तो आपका राइट आंसर होगा राजिया सुल्तान, जिसका जो कार्यकाल था 1236 से लेकर के 1240 तक। ठीक, कितना 1236 से लेकर 1240 तक। अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को यहाँ पर सच्चा बादशाह कहा था। देखिए स्वयं को सच्चा बादशाह जो कहा गया था वह गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा कहा गया था। ठीक, गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा खुद को अपने सच्चा बादशाह कहा गया था। 24 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ। देखिए आपसे पूछा गया है कि भारत में खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वह किसके यहाँ पर शासन काल के अंतर्गत हुआ था, तो यह किसके शासन काल, ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो शासन काल था वह आपको 1916 से लेकर के 1921 तक था। कितना था, 1921 तक। और ये जो खिलाफत आंदोलन हुआ था तो ये 1919 से लेकर 22 के बीच हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर हेली का धूमकेतु कितनी अवधि में एक बार दिखाई देता है, तो यह एक बार जो दिखाई देता है आपको 76 वर्षों में दिखाई देता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में नगर पालिका आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत में जो नगर पालिका आयुक्त का जो नियुक्त करता है वह नियुक्त किया जाता है, यहाँ से देख लीजिएगा, वह आपको राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 27 नंबर प्रश्न है कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई, कौन सी जगह पर है, तो यह दिया गया था आपको, ये कहाँ पर, बंगाल में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा ये आपको काशिश बाजार। ठीक, यहाँ पर एक काशिश बाजार है, वहीं पर जो है पहली फैक्ट्री लगाई गई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से वह कौन सागर, यहाँ पर वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है, तो भूमध्य सागर आपका अरल सागर। देखिए जो अरल सागर है ये भूमध्य सागर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है, तो शिव समुद्रम जो जलप्रपात है ये आपको कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। ठीक, इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करें तो ये 90 मीटर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 30 नंबर है कि विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है कैसी है, तो रेलवे नेटवर्क की जो स्थिति आपको चौथी है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखिए पहले स्थान पर आपका संयुक्त अमेरिका का है, दूसरे पर चीन का है, दूसरे पर रूस का है, तीसरे पर चीन का, और जो हम लोग का चौथे स्थान पर आपका भारत का। ठीक, यहाँ पर विश्व में पूछा गया है। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्राचीनतम अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर एयरलाइन है क्या है, तो यह एयरलाइन जो है आपको डच के LM है। क्या है, डच के LMN है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सुलु वंश की स्थापना किसने की थी, तो सुलु वंश की स्थापना जो है यह नरसिंहा के द्वारा किया गया था। ठीक है, आप लोग ऑप्शन बी कर लीजिएगा, कब किया गया था, तो ये 1485 में किया गया था। ये सुलु वंश की स्थापना 1485 में नरसिम्हा के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न 33 नंबर हम लोग का है कि बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये जो बंदीपुर है ये आपका है मैसूर में। ठीक, बंदीपुर कहाँ पर है, ये मैसूर में। मैसूर कहाँ पर है, ये तो बंदीपुर कर्नाटक में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए यहाँ पर मांस तथा जो पोल्ट्री प्रसंस्करण केंद्र है ये कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर होगा ये नई दिल्ली में। ठीक, देखिए भारत सरकार ने देश में मांस और जो है मुर्गी पालन संसाधन उद्योग को सरल और जो है कारगर बनाने के लिए आपको 2013 में, आपको याद रखना है 2013 में जो है नई दिल्ली में नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड की स्थापना
किया था। ठीक, यहाँ पर आपको याद रखना है इसका शॉर्ट रूप में, तो NMPP और B। ठीक, NMPPB का जो स्थापना कब हुआ था, तो 2013 में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो राजस्थान से जो आपका सुई सिनी है, देखिए जो सुई सिनी है ये राजस्थान से संबंधित है। यहाँ पर कौन सा लोक नृत्य जो है राजस्थान से संबंधित है, नहीं यहाँ पर है पूछा गया है। तो ये जो राजस्थान है आपको ये सुई सिनी से संबंधित है। और बाकी जो आपका ये देखिए जैसे कि झोरा दिया गया है, तो झोरा जो है ये उत्तराखंड का है, और विधि जो है तो विधि आंध्र प्रदेश का है, और ये रौफ है तो रौफ आपका कहाँ का है, ये जम्मू कश्मीर का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 36 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी, यहाँ पर प्रक्रिया दी हुई है। तो देखिए राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रतिक्रिया दी गई है यह है आपका अनुच्छेद 67 में। ठीक, आप लोग ऑप्शन ए कर लीजिएगा। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 37 नंबर प्रश्न क्या है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था। देखिए यहाँ पर बलवंत राय जो मेहता कमेटी है ये किसका सुझाव दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बलवंत राय मेहता जो है आपको ग्राम, ब्लॉक और जिला ये त्रिस्तरीय जो था वो आपको बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। ठीक, इसको त्रिस्तरीय कहते हैं। पहले में आपका गाँव स्तर होता है, दूसरा ब्लॉक स्तर और तीसरा होता है जो आपका जिला स्तर होता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 38 नंबर प्रश्न है कि भारत की नदियों को जोड़ने वाली पहली परियोजना जो है पट्टी सीमा लिफ्ट, यहाँ पर इरिगेशन परियोजना जोड़ती है, किसको जोड़ती है, तो यह परियोजना जो जोड़ती है आपको यह गोदावरी नदी से कृष्णा नदी को जोड़ती है। ठीक, इसको गोदावरी नदी से कृष्णा नदी को जोड़ती है। आप लोग राइट आंसर ए कर लीजिए। और नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि व्यक्तिगत यहाँ पर ओलंपिक्स स्वर्ण पदक पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम आपको बताना है। तो वह प्रथम भारतीय थे अभिनव बिंद्रा। ठीक, आपको याद रखना है अभिनव बिंद्रा। कब, तो यह 2008 में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि फिरोजाबाद किस लिए विख्यात है, यानी कि किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये फिरोजाबाद जो है यह प्रसिद्ध है आपको कांच की चूड़ियों के लिए। ठीक, कांच की चूड़ियों के लिए जो है ये फरीदाबाद कहाँ पर, ये फिरोजाबाद कहाँ पर है, तो यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 41 नंबर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कालक्रम अनुसार आपको सही दिया गया। देखिए इसमें से आपको देखना है कि कालक्रम अनुसार कौन सा सही दिया गया है। तो हालांकि हम लोग बात करें तो ऑप्शन ए ही सही है। जैसे कि यहाँ पर खिलजी वंश है, तो खिलजी वंश का जो था शासनकाल आपको 1290 से लेकर 1320 तक था। उसके बाद आया तुगलक वंश, तो तुगलक वंश जो था आपको 1320 से लेकर 1414 तक। और उसके बाद आया सैयद वंश, तो सैयद वंश जो था वह आपको 1414 से लेकर 51 तक। और इसके बाद आया लोधी वंश, तो लोधी वंश जो था 1451 से लेकर 1561 तक था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 42 नंबर प्रश्न, इसको थोड़ा सा छोड़ें। ठीक, प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भारत के यहाँ पर भारतीय राजा है। ठीक है, यहाँ पर भारतीय राजा भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। तो भारत के नेपोलियन के रूप में आपको किसको जाना जाता है, आपको समुद्रगुप्त को। ठीक, ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा। और इनका शासनकाल कब रहा था, कितना रहा था, गुप्त वंश का, ये आपको समुद्रगुप्त थे और ये गुप्त वंश के थे। तो इनका गुप्त वंश का जो शासन काल था आपको 335 से लेकर 375 तक था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित घटनाओं का आकलन करना है आपको। जैसे कि आकलन करना है और उसके बाद आपको यहाँ से कालक्रम अनुसार आपको सजाना है। ठीक, तो सबसे पहले कौन हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता कि सबसे पहले आपको मिंटो मार्ले सुधार हुआ था। कब हुआ था, तो मिलो मांटो जो सुधार है 1909 में हुआ था। उसके बाद है आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, यह जो हुआ था आपको 1919 में हुआ था। आपको याद रखना 1919 में हुआ था। और फिर इसके बाद कौन सा है, तो इसके बाद आपको चौरा चौरी आया जो कि आपको 4 फरवरी 1922 में हुआ। और उसके बाद दंडी मार्च आया, दंडी मार्च जो है आपको 1930 में हुआ था। ठीक, तो इसमें हम लोग का आपको कूट भाषा में दे दीजिएगा, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा।
अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि वह ग्रह जो दक्षिणवर्त घूर्णन करता है, दक्षिणवर्त कौन सा घूर्णन करता है, तो शुक्र जो वह दक्षिणवर्त घूर्णन करता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ असम में है, यह कथन बिल्कुल गलत है। बाकी जो है कि कोयनक भाषा नागालैंड में बोली जाती है, नदी द्वीप माजुली असम में है, और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारतीय संघ का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। ये तीनों कथन जो है सत्य है, ठीक। और यहाँ पर जो बौद्ध मठ है ये असम में, ये बिल्कुल गलत है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के निम्नलिखित तेल रिफाइनरियों को पश्चिम से पूर्व की तरफ लाइए। इसमें आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ लाना है, कौन सा होगा, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका ये कोयली हो जाएगा। कोयली कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो ये मथुरा है। मथुरा कहाँ पर है, तो मथुरा उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद यहाँ से हल्दिया होगा। हल्दिया कहाँ पर है, कोलकाता में है। आपको पश्चिम से पूर्व लेकर जाना है। और उसके बाद यह जो यहाँ पर बोगई गांव है, तो ये बोगई गांव जो है आपको ये असम में है, ठीक। तो ऑप्शन आपका जो बी इसमें करेक्ट होता है, ठीक। चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका आधार तैयार किया, तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो है रिपोर्ट तैयार किया था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 48 नंबर है कि निम्नलिखित 4 वेदों में कौन सा वेद यहाँ पर ततरैया एवं वाजसनेयी में विभक्त। देखिए यहाँ पर ततरैया एवं वाजसनेयी में जो विभक्त है वो कौन सा है, तो वह आपका यजुर्वेद है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है, तो यह हटाने का जो प्रस्ताव है केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा पनामा से सीमा से नहीं सटा। देखिए यहाँ पर पनामा नहर के सीमा से जो है नहीं सटा हुआ है, तो आपका राइट आंसर होगा वेनेजुएला जो है यहाँ पर नहीं सटा हुआ है, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची कहती है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी उद्योग या फिर कारखाना या किसी दूसरे खतरनाक नियोजन में नहीं, ठीक। यहाँ पर खतरनाक नियोजन में नहीं रखा जाएगा। यह कौन सा आर्टिकल, वह कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो वह अनुच्छेद आपका 24 कहता है, ठीक। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, हालांकि इसका 24 राइट आंसर होता है। देखिए ऑप्शन आपका कि किसी यहाँ पर किसके शासन में जो है भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, तो यह स्थानांतरित होता लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। कब हुआ था, तो हम लोग का जो स्थानांतरित किया गया था ये 1911 में किया गया था, 12 दिसंबर 1911 में, ठीक। और लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल कब था, तो 1911 से लेकर वह 1916 तक था। ये कौन, लॉर्ड हार्डिंग। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था कि शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना, ठीक। शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना, ये नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 54 नंबर है कि संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत में उच्चतम प्राधिकरण कौन है। यहाँ पर उच्चतम प्राधिकरण कौन सा है, तो आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। यहाँ पर संविधान की व्याख्या करने के लिए उच्चतम प्राधिकरण आपका सर्वोच्च न्यायालय होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था। देखिए यहाँ पर फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था, तो यह अकबर के द्वारा बनवाया गया था, ठीक। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल यहाँ पर लतीफ़ कहाँ का रहने वाला था, तो अब्दुल जो लतीफ़ था यह बिल्कुल यह रहने वाला था ईरान का, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार शरीफ, यहाँ पर देखिए बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था, तो यह महत्वपूर्ण था प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में, ठीक। प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में जो है बिहार शरीफ प्रसिद्ध था। अगला यहाँ से हम लोग का 58 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य के प्राचीन व नवीन नगरों के युगों में कौन सा जो है युग में असत्य है,
तो असत्य में आपका हो जाएगा, देख लीजिए पहला हम लोग का है कि ब्रजासन, ये बोध गया, और अदंतपुरी जो है बिहार शरीफ। और यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ से हम लोग का है कि पाटलिपुत्र पटना, और वैशाली जो है भागलपुर। तो इसमें हम लोग का क्या है कि ऑप्शन डी वाला जो है गलत है, कि वैशाली जो है आपका भागलपुर से ये गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार राज्य में कहाँ जो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य से। देखिए यहाँ पर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो अभयारण्य कहाँ पर है, तो यह भागलपुर में है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही आपको सुमिलित करना है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए कैसे हम लोग इसको सही सुमिलित करेंगे। तो यहाँ से हम लोग का कि अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना, इसके जो स्थापना पूछा गया है ये कब हुआ था, तो 1955 से लेकर आपको 55-56 कर देना है। और यहाँ पर हम लोग का जो थोड़ा सा नीचे लिखा गया है तो हम नहीं दिखा पा रहे हैं, यहाँ से आपका ऑप्शन यहाँ से 3 में जाएगा। तो चलिए पहले मैं यहीं पर आपको डायरेक्ट इसका आंसर दे रहा हूँ। और यहाँ से वैशाली संघ है, तो वैशाली संघ का जो यह होगा आपको 1945 से होगा। ठीक, वैशाली संघ कब से, 1945 से हो जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग का है कि प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान वैशाली, ये तो यह हो जाएगा आपको ये 1955 से हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर पहले में था 1955-56 और इसमें 1955 है। और फिर आपको मैथिली साहित्य परिषद, तो मैथिली साहित्य परिषद ये आपको 1939 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से हम लोग का काला भवन पूर्णिया, तो काला भवन पूर्णिया ये भी आपका 1955 से ही चला जाएगा। ठीक, चलिए तो इसमें आप लोग कूट भाषा में यदि देखते हैं तो कूट भाषा में ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है सामान्य विज्ञान का प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न कह रहा है कि एक चुंबक को एक कुंडली की, और यहाँ पर देखिए एक चुंबक को एक कुंडली की ओर तेज़ी से धीरे धीरे ले जाया जाता है। यहाँ पर तेज़ी से धीरे, पहले में है तेज़ी से, दूसरे में है धीरे धीरे ले जाया जाए, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, क्या होगा, तो यह बल होगा आपको स्थित होगा। क्या होगा, प्रेरित जो है आपका विद्युत वाहक बल होगा वह स्थित होगा, और दूसरे में क्या होगा कि अधिक होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है से हम लोग का 62 नंबर प्रश्न है कि कितने समय में प्रकाश 2 मिमी, यहाँ पर 2 मिमी मोटाई के कांच के समतल को पार कर सकती है। यदि कांच का जो वर्तनांक है 3/2, तो वह कितने समय में पार कर सकती है, तो वह पार कर सकती है 10⁻⁻11, यहाँ पर 10⁻⁻11 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। और अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 63 नंबर है, देख लीजिए। प्रश्न के नीचे दिए गए भी और टी ग्राफ से यह निष्कर्ष निकालता है कि वस्तु क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका भी है और यहाँ पर ग्राफ टी है, तो इससे आपको क्या ग्राफ निकलता है, तो इससे साबित होता है कि एक समान गति में है। ठीक, क्या है कि वस्तु जो है एक समान गति में है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 64 नंबर प्रश्न है कि उस वस्तु की मात्रा क्या है जिसका भार 49 न्यूटन है। तो 49 न्यूटन है, उसकी आपको वस्तु की मात्रा पूछा गया है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा वस्तु की मात्रा 5 किलोग्राम है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि जब लोहा एवं गंधक को एक साथ गर्म किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद होगा कैसा, तो इसमें जो प्राप्त उत्पाद होगा वह होगा FeS होगा। क्या होगा, इससे जो प्राप्त उत्पाद होगा वो FeS होगा। और अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में कौन जो है 360 ग्राम जल शुद्ध दर्शाता है। यहाँ पर देखिए 360 ग्राम जल जो है शुद्धत दर्शाता है, कौन दर्शाता है, तो यह दर्शाता है आपका, यहाँ से आप कुट भाषा में देखना है। पहला हम लोग का है कि जल का 2 मोल, और जल का 20 मोल, और जल के 6.022 गुणा 10⁻23 अणु, और जल के 1.2044 गुणा 10⁻25 अणु। तो इसमें आपको कौन सा होगा, इसमें आपका जो जल के 20 मोल और यहाँ पर जल के 1.2044 गुणा 10⁻25 अणु, जो कि ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट होगा। ठीक, फिर से देख लीजिएगा, इसमें जो आपका सही होगा वह ऑप्शन बी होगा, और ऑप्शन यहाँ से आपका 4 होगा। ठीक, चलिए
अगला यहाँ से हम लोग का 67 नंबर प्रश्न है कि 0.02 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 2 लीटर घोल में मिलाया जाता है तो परिमाणी घोल का पीएच मान कितना होगा। तो परिमाणी जो घोल का पीएच मान होगा वह आपको 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। चलिए अगला यहाँ से आप लोग 68 नंबर प्रश्न देख लीजिए और 68 का राइट आंसर आप लोग -1 या फिर 2/3 होगा। ये मैथ का प्रश्न है। और अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो विकिरण की किस समृद्धि से संबंधित है। तो वह विकिरण के किस समृद्धि से संबंधित है, चलिए यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से आपको है कि प्रकीर्णन है, विवर्तन है, अव्यक्तीकरण है और यहाँ पर ध्रुवीकरण है। कौन सा होगा, तो इसमें आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वह जो संबंधित है वह प्रकीर्णन से संबंधित है, सीवी रमन। चलिए अगला है कि अमोनिया यूरिया में बदलती है किसको। देखिए यहाँ पर अमोनिया यूरिया में बदलती है तो यह यकृत बदलता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जब जर्मेनियम जाली में ऑक्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है। तो वह बन जाता है यहाँ पर बाह्य सेंटी, यहाँ पर देख लीजिए बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, बाह्य सेमीकंडक्टर। ऑप्शन आपका डी जो है करेक्ट है। और अगला प्रश्न हम लोग का 72 नंबर है कि प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग जो है उद्भासन जो कि एक्सपोजर के प्रभावों की अपेक्षा रसायनों के मिश्रणों के प्रति उद्भासन के प्रभाव अधिक होते हैं तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसे यहाँ पर सहक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। तो देखिए परमाणु तत्व संख्या जिसका 29 है यह आपको संबंधित है ये ब्लॉक संख्या डी से। ठीक, यह ब्लॉक डी से संबंधित है और जो 29 होता है तो ये आपको तांबे का होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो उत्प्रेरक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है इसमें आपको H2SO4 का प्रयोग किया जाता है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वपोषित थैलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं। तो उस क्लोरोफिल को शैवाल कहते हैं। ठीक, ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किसका प्रयोग पूछा गया है कि नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का प्रयोग जो इसमें नहीं किया जाता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न है कि वनस्पति जगत में गैर हरित विषम पोषित पौधों से होते हैं, क्या होते हैं, तो इससे होते हैं फंजाई। क्या होते हैं, वनस्पति जगत में गैर हरित जो है विषम पोषित पौधों से होते हैं फंजाई। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वपरागण का परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पर स्वपरागण का जो परिमाण होगा वह आपको अंतः प्रजनन होगा। ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ से 79 नंबर हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन आपका इसमें सी जो है करेक्ट होगा। और 80 नंबर देख लीजिए प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है कि सौरमंडल के 4 सबसे विशाल यहाँ पर ग्रह अवरोही क्रम है। देखिए यहाँ पर सौरमंडल के 4 सबसे बड़े यानी कि विशाल का मतलब बड़ा, तो बड़ा यहाँ पर ग्रह कौन सा है आपको अवरोही क्रम में देना है। कौन सा होगा, तो इसमें देख लीजिए आपका अवरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले हम लोग का बृहस्पति होगा, उसके बाद शनि होगा, यूरेनस होगा, उसके बाद नेपच्यून होगा, जो कि ऑप्शन आपका 3 वाला है जो करेक्ट है। ठीक, 81 नंबर जो प्रश्न हम लोग का है कि एप्सम लवण का प्रयोग कहाँ होता है। तो एप्सम लवण का जो प्रयोग है यह आपको टूथपेस्ट बनाने में होता है। ठीक, टूथपेस्ट बनाने में होता है। और अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि ऐसे परमाणुओं को जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान है और परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे कहते क्या कहते हैं, तो उसे समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि 100 डेसिबल का रॉ, देखिए यहाँ पर 100 डेसिबल का रॉ जो है यहाँ पर का जो है प्रबलता स्तर संगत होगा। क्या होगा, संगत मतलब सही होगा। तो यह संगत जो होगा वह है आपका यंत्र कारखाने के यहाँ पर शेर, देखिए यंत्र कारखाने के शोर से संबंधित होगा जो 100 डेसिबल होगा। ठीक, चलिए
अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का कि अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होती है। तो अम्लीय वर्षा में जो प्रायः अधिक होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अधिक होती है। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का 85 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मलेरिया पैदा करना यहाँ पर करता है। ठीक है, तो ये करता है आपका प्रोटोजुआ है, ये मलेरिया पैदा करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 86 नंबर है कि पादपों में मूल रोमों की मूल भूमिका। देखिए यहाँ पर मूल रोमों की मूल भूमिका क्या होती है। तो मूल भूमिका होती है कि मृदा से खनिज, लवण और जल का यहाँ पर अवशोषण करना होता है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है। यहाँ पर पूछा कि पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यह आपको कैरोटीनाइड के कारण, ठीक है, यहाँ पर कैरोटीनाइड के कारण होता है। हालांकि ये लाइकोपिन भी होता है इसका। तो ऑप्शन आप लोग इसमें बी कर लीजिएगा, ये आपको कैरोटीनाइड दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि पराबैंगनी यूवी की अल्ट्रावायलेट क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है, कौन सा है। तो वह आपको है यहाँ पर फाइकोसाइनिन जो होता है यह आपको अल्ट्रावायलेट से पादपों की रक्षा करता है। ये आपको क्या है कि पादप में पाए जाने वाला है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है, क्या कहलाता है। तो वह जो पादप कहलाता है यह आपका उभयलिंगी श्रेयी कहलाता है। क्या कहलाता है, उभयलिंगी श्रेयी। चलिए अगला 90 नंबर जो प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है, किसकी। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप की, जल की और क्लोरोफिल यानी कि परिहरता, यहाँ पर सभी के लिए जो है प्रयोग होता है प्रकाश संश्लेषण में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहाँ से आपका गणित का प्रश्न शुरू होता है, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। और अभी आप लोग प्रश्न देख लीजिए, आपको प्रश्न स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। और 91 नंबर का राइट आंसर आपका 1:8 हो जाएगा। ठीक, चलिए 92 नंबर प्रश्न देख लीजिए और इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ से 92 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वह 220 होगा। ठीक, चलिए यहाँ से 93 नंबर प्रश्न देख लीजिए, इसको कैलकुलेट करिएगा और कैलकुलेट करके इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर कोष्ठ बंद करके रूट में 13 और उसके होल के पावर में आपको 7 होगा। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए 94 नंबर जो प्रश्न है तो इसका राइट आंसर आप लोग 920 रुपये कर लीजिएगा। और 95 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से 95 नंबर का जो आपका राइट आंसर होगा वह 40 घंटे होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 96 नंबर है, तो 96 नंबर का 95 नंबर का हम लोग कितना था 95, यहाँ से 95 का ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ से आपका 95 में हम लोग कितना देखे, ये आपको 920 था और 95 ये रहा। 95 का आपको राइट आंसर हो जाएगा 40 घंटे होगा। ठीक, चलिए और 96 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ से 462 वर्ग मीटर होगा। यहाँ पर सड़क का क्षेत्रफल पूछा गया है। और 97 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 97 का आपको 8610 रुपया होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आपका 98 नंबर है, तो 98 का राइट आंसर आप लोग 36 काट लीजिएगा। और 99 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 99 का राइट आंसर आपका 352/7 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला ये अंतिम 100 नंबर प्रश्न है, तो 100 का राइट आंसर आप लोग यहाँ से 2.56/99 कर लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि 2.56 के पास रेकरिंग है और का शुद्ध व्यंजक क्या होगा। तो दशमलव में दर्शाता है आपको, या 2.56/99। ठीक, तो ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट जो 16 था आज हम लोग कंप्लीट कर लिए, और जो सेट 17 है आपको कल प्रोवाइड की जा सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और देख लीजिए कि आप इसमें कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और शाम को आपको हो सके तो मास्टर वीडियो भी मिल जाएगा या फिर आपको विद्यासागर का बुक मिल जाएगा। ठीक।